बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडेज लॉ। आज का हमारा टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही एग्जाम में दिए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फैराडे लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने से पहले ना आपको सही से पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कराते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ऑस्टेड। उन्होंने सबसे पहले यह मालूम किया था कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है ना, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो फिर इसका उलट भी होना चाहिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसमें से बड़ी तादाद जो है वो नाकाम हुई। ठीक है, लेकिन दो साइंटिस्ट थे, एक था हमारे पास माइकल फैराडे और दूसरा था जोसेफ हेनरी। ठीक है, ये दोनों कामयाब हो गए थे ये मालूम करने में कि किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक कंडक्टर ले लीजिए, लाइक आपके पास कोई एक कॉइल है। ठीक है, आपने इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हो ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी एरिया से गुजरती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी कॉइल में से ना जो गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू को चेंज करो। ठीक है, तो जब फ्लक्स चेंज करेंगे तो फ्लक्स के चेंज करने से उसके अंदर जो है वो एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, उस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट बताया मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। उन्होंने कहा भाई आप एक कॉइल ले लीजिए, जैसे कि ये हमारे पास एक कॉइल है, साथ में कोई बैटरी या कोई सेल नहीं अटैच किया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच किया और एक मैग्नेट ले लिया। मैग्नेट को आप इसकी तरफ मूव करेंगे तो इस कॉइल के अंदर से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज होगी। जब ये मैग्नेट दूर था, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर था, तो इसमें से एक भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे जैसे आप करीब लेके आते जा रहे हैं, इसके एरिया में से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, यानी इसमें से फ्लक्स का चेंज आ रहा है। तो साथ ही यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, जो कि इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर से ना एक करंट फ्लो किया है, ये वो इंड्यूस करंट था। तो ये कैसे आपने प्रोड्यूस किया? आपने बेसिकली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाया इस कॉइल के अंदर और उसकी मदद से ना इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगा, वो इंड्यूस करंट है। ठीक है, तो देख लो आपने मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करा लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखिए जरा। The phenomena in which change in magnetic flux cause an induced EMF in a conductor which is called electromagnetic induction। अब मैंने आपको सिखाया induced current और डेफिनेशन में वो बात कर रहा है induced EMF की। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या चीजें हैं, induced EMF क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं। एक चीज तो आपको यहां क्लियर होगी ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो ट्रू सेंस है वो क्या है, कि भाई आपने किसी भी कॉइल में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना उसको चेंज करना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल में से गुजरने वाला, तो वहां पर उसके अंदर ना एक करंट इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और आपके पास जो है वो इंड्यूस करंट मिल जाएगा। सही है, लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि हम अब बजाय जो है वो एक कॉइल के हम कोई एक इस तरह का कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, जो एक क्लोज सर्किट नहीं बनाता, इस तरह से ओपन है। ठीक है, एक रॉड ले लें मेटल की या कोई भी वायर ले लें बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, या स्ट्रेट ना भी हो तो कम से कम जो है वो ऐसे उसका सर्किट कंप्लीट ना हो रहा हो, क्लोज लूप ना बन रही हो। ठीक है, और उसको चेंजिंग फ्लक्स का जब हम सामना कराएंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना कराएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो एक तरफ से दूसरे एंड पर चले जाते हैं। आम हालात में इसके अंदर जो है वो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जब इसको चेंजिंग फ्लक्स का सामना होता है तो चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फर्स्ट कर लें पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर चले गए, अब ये वाला एंड ज्यादा हाई पॉजिटिव हो गया, ये वाला उससे कम पॉजिटिव है, तो ये हाई पोटेंशियल बन गया और ये लो पोटेंशियल बन गया।
ठीक है। तो यहां ना इन दोनों पॉइंट के दरमियान ना एक पोटेंशियल का फर्क आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। ये बेसिकली ईएमएफ भी होता है। देखो सेल में क्या होता है, सेल के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो है वो हाई पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पर होता है। जब आप उसके साथ किसी सर्किट में उसे लगाते हो तो वो करंट फ्लो करा देता है, हाई से लो की तरफ चार्जेस फ्लो करने शुरू कर देते हैं, ऐसा ही होता है। तो इस कंडक्टर में भी बिल्कुल वैसा ही काम हो जाता है कि चार्जेस जो है वो एक पोटेंशियल पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, वहां पर हाई पोटेंशियल बन जाता है और जहां से वो निकल के जा रहे होते हैं वहां पर लो पोटेंशियल बन जाता है। तो इस तरह से ना एक कंडक्टर के दोनों जानिब एक पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इसे हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। ये मेरे बच्चों ये जो चेंजिंग फ्लक्स है ना, अगर तो क्लोज लूप में करा रहे हो तो क्लोज लूप में भी जाहिर बात है करंट फ्लो कर सकता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, और वो ईएमएफ जो है वो चार्जेस को फ्लो करा देता है। जैसे बैटरी है ना, बैटरी क्या है, ईएमएफ है। सेल क्या है, ईएमएफ है। तो आप किसी सर्किट में लगाते हो तो वो क्या करता है, फटाफट से करंट को फ्लो करा देता है। ऐसे ही अगर तो एक मतलब कि ओपन सर्किट है, एक राड है आपके पास कोई वायर की, ठीक है, तो फिर उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हो जाता है, चार्जेस एक एंड पे चले जाते हैं, एक तरफ हाई एक तरफ लो हो जाता है, तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और अगर ये क्लोज लूप होती, ठीक है, तो फिर ये इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ उसने फौरन करंट फ्लो करा देना है, ऐसे चार्जेस फ्लो करने शुरू कर देते हैं। तो अगर ओपन सर्किट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और अगर क्लोज सर्किट होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ये पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन भी किया, आगे जाके भी आपको समझाऊंगा। ओके, तो हमने डेफिनेशन भी यहां पे देख लिया है। अब यहां पर एक चीज को जरा और समझिए कि यहां पर हमने एक बात तो सीख ली कि हम जब एक कंडक्टर में या एक कॉइल में जब चेंज इन फ्लक्स लेकर आते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो उसके एरिया में से पास कर रही है उसमें हम चेंज लेके आते हैं, तो चेंज इन फ्लक्स से फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से आप चेंज इन फ्लक्स लेके आ सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे बच्चों, फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, बी ए कॉज ऑफ थीटा। इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक एरिया है और एक एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड है। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों में से कोई एक भी अगर आप चेंज करेंगे तो इनके चेंज करने से हमारे पास फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इस केस के अंदर हमने क्या किया, हमने कॉइल का एरिया फिक्स रखा है, इस कॉइल के अंदर से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू को चेंज किया, ठीक है। जब ये दूर था मैग्नेट तो कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं कर रही थी, जैसे जैसे हम करीब लेके आते जा रहे हैं, करीब लेके आते जा रहे हैं, करीब लेके आते जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से जो गुजर रही है उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, यानी फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है। फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है जब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो पहला फैक्टर कौन सा है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें जो किसी कॉइल से पास कर रही है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दूसरा फैक्टर मेरे बच्चों ये होता है कि आप जो है वो एरिया को चेंज करो। ये देखो बेटा, यहाँ पे जो ये फ्लक्स है ना वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इस तरह की एक जो है वो कॉइल ले लो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज ऊपर से नीचे यूं जा रही है। अब उसके एरिया को कभी ऐसे खींच के बिल्कुल पतला स्लिम कर दो, फिर वापस ऐसे उसको चौड़ा कर दो, तो उसके एरिया को चेंज करो। एरिया को चेंज करने से उसके अंदर से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद है वो भी तब्दील होती जाएगी, ठीक है। तो जब वो तादाद तब्दील होगी तो जाहिर बात है चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, और चेंज इन फ्लक्स आने से फिर उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप कॉइल का एरिया कम ज्यादा करते हो तो एरिया कम ज्यादा करने से भी उससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी तादाद चेंज होती है या उसकी मिकदार चेंज होती है और वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तीसरी चीज क्या है, यहां पर देखो बेटा, ये तीसरा चीज है एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब जरा, अब ये मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए ये हमारे पास एक लेट्स सपोज कॉइल है ऐसे, ठीक है, और इसका वेक्टर एरिया क्या होता है, इसकी सरफेस के ऊपर ना परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे, ये इसका वेक्टर एरिया है। अब बच्चों होता क्या है कि फर्ज करो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यहां से इधर जा रही है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर इसके सामने ये इस तरह रखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करके जा सकेंगी। लेकिन जब मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करता हूं टर्न, ऐसे करता हूं, अब इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद कम हो जाएगी, और कम और कम, और जब यूं हो जाएगा फिर इसमें से एक भी लाइन पास करके नहीं जाएगी। समझ गए? तो अब हो क्या रहा है, अब जरा गौर करो, इसका वेक्टर एरिया है ये, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहां से यूं आ रही है, तो एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और ये वेक्टर एरिया 90 डिग्री है, ठीक है। मगर जैसे जैसे आप इसको यूं टर्न कर रहे हैं तो अब जो वेक्टर एरिया है वो भी चेंज कर रहा है अपना एंगल, ठीक है ना। ये यहां पे देखें तो वेक्टर एरिया यहां से चेंज होते यूं हो जाएगा ऐसे। तो अब क्या हो रहा है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान जो एंगल है ना बेटा, वो एंगल तब्दील हो रहा है।
एंगल तब्दील होने की वजह से भी इससे के अंदर से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी मिकदार चेंज होती है। जब वो इस तरह होगा तो मैक्सिमम लाइन पास कर रही है, जैसे जैसे टर्न करता जाएगा कम करती जा रही, कम और कम और कम और कम और कम, फाइनली जीरो। समझ के? तो इसलिए याद रखिएगा, तीसरी चीज हमारे पास ये आ जाती है बेटा कि आपने एंगल चेंज करना है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया, तो उसके जरिए भी आप जो है वो फ्लक्स में चेंज लेके आ सकते हैं और आपको एक इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं बेटा कि आप किन किन तरीकों से ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको चेंज कर लो। नंबर 2, कॉइल का एरिया चेंज कर लो। एंड नंबर 3, जो एंगल है बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको चेंज कर लो। ठीक है, तीनों तरीकों से आप इसके अंदर जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जी अपने मेन पॉइंट के ऊपर जो कि है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या है बेटा? फैराडे लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, वो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेके आओगे उतना ज्यादा उसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का ईएमएफ के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात वो ये कहता है कि जितनी ज्यादा कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगी ना, उतना ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती है? जैसे ये देखो 1 2 3 4 टर्न है, ये 5 टर्न है इसके अंदर, अगर इससे ज्यादा होती, ठीक है, तो और ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता। सही है, तो फैराडे लॉ ने बहुत आसान सी बात की कि इंड्यूस होने वाला ईएमएफ डिपेंड कर रहा होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के ऊपर। सही है, ये दो बातें की इसने, तो उन दो बातों को हम यहां पे लिख लेते हैं जी। ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब प्यारे बच्चों एक बात यहां पे याद रखिएगा, जब तक आप फ्लक्स में चेंज लाते जा रहे हैं तब तक आपको ईएमएफ इंड्यूस होकर मिलता रहेगा, मगर जैसे ही आपने फ्लक्स को कांस्टेंट किया, उसमें चेंज लाना छोड़ा, उसी वक्त आपका ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा, जब तक फ्लक्स में चेंज है तब तक ईएमएफ है आपके पास, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ। अगर आपने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, उसको चेंज करना बंद कर दिया, फौरन से उसका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा। ये बात भूलनी नहीं, आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं जी। ये दो बातें जो हमने यहाँ पे फैराडे लॉ में सीखी हैं वही दो बातें यहाँ पे लिखनी है। इस इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को हम इस सैंपल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बात, ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। यहाँ पे कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है। अब हमारे पास ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, अगर आप इसको मजीद थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना चाहते हैं पेपर में तो आप यूं लिखेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ को शो कर रहा होता है और डेल्टा फाइव जो है वो रेट जो है वो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स है और टी हमारे पास टाइम है। डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। इसमें कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है। ये बातें आपने लिख देनी है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब दो रिलेशन आ गए हमारे पास, ये दोनों को कंबाइन कीजिए। E इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। सही है बच्चों, अब यहाँ पे आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नजर आ रहा होगा, ये जिधर भी नजर आता है आप इसको खत्म करते हैं, इक्वल लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट आता है। इस केस में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो उसको लिख देते हैं। 1 को नहीं लिखा आपने, सही, क्योंकि 1 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर माइनस साइन आया। ठीक है, माइनस साइन को समझने के लिए आपको लेंस लॉ का पता होना चाहिए, जो क्लास 10th में आप लोग पढ़कर भी आए हैं। लेंस लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों? लेंस लॉ ये कहता है कि भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ठीक है, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ जो है वो उसकी मुखालिफत करता है जिसने इसे प्रोड्यूस किया। यानी ईएमएफ पैदा होने के बाद उसी की मुखालिफत करता है जिसने इसको बनाया। अब इसको बनाने वाला कौन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, यानी फ्लक्स में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। तो जब ये ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ये उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, उसकी मुखालिफत करता है। इस वजह से इसके साथ यहां पर नेगेटिव साइन शो किया, मैंने लिखा भी है, नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोई मुश्किल बात है यहाँ पे, कोई एक सिंगल पॉइंट भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी सी बातें हैं दो
कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज लाओगे उतना ज्यादा ईएमएफ पाओगे, जितनी ज्यादा कॉइल की टर्न्स होंगी उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। कंबाइन करके हमने ये रिलेशन बना दिया। अब बच्चों छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके अंदर हमने ईएमएफ को जो है वो इंड्यूस करके बताना है या इंड्यूस करंट को हमने प्रोड्यूस करके बताना है। सही है। उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। इसमें ये हमारे पास एक कॉइल है और उस कॉइल के साथ हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया है, कोई बैटरी, कोई सेल, कोई सोर्स इसमें अटैच नहीं जिससे करंट फ्लो हो सके, और हमने एक बार मैग्नेट लिया, ये जो आपको अक्सर लैब के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये है वो बार मैग्नेट, ये है वो कॉइल। अब आपने क्या करना है बच्चों, इस बार मैग्नेट को पहले थोड़ा सा दूर रखेंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल से पास नहीं कर रही। फिर आप ग्रेजुअली इसको मूव करते लेके आए, आगे ले आए, आगे ले आए, ले आते जाएं। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि इस कॉइल से पास कर रही है उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ऐसा तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, इस एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद बढ़ रही है, यानी इसमें से फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है। फ्लक्स में इंक्रीज आना मतलब फ्लक्स में चेंज आ गया। जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो गैल्वेनोमीटर की पिन जो है वो फौरन से डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको रोक लेंगे एक लम्हे के लिए, जैसे ही आप इसको रोकेंगे तो चेंज इन फ्लक्स आना रुक जाएगा। जैसे ही चेंज इन फ्लक्स आना रुकेगा फौरन इसकी पिन फिर से 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस कॉइल और इस मैग्नेट के दरमियान कोई मोशन नहीं है तो फिर इनके दरमियान जो है वो यहां पर कोई गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मैंने यहां पर पॉइंट मेंशन किया है, EMF is equal to 0 when there is no relative motion between the magnet and coil। ना मैग्नेट के लिहाज से कॉइल मूव करेगी, ना कॉइल के लिहाज से मैग्नेट मूव करेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर प्यारे बच्चों फिर हमारे पास जो है वो कोई भी यहां पर EMF इंड्यूस नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब इसको आप इनवर्ट मूव करेंगे, ग्रेजुअली ऐसा ऐसा इसके करीब लेकर आएंगे नॉर्थ पोल को, तो इसमें से जो फ्लक्स है उसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, यानी कि फ्लक्स में इंक्रीज आएगा। फ्लक्स में इंक्रीज आएगा तो उससे EMF इंड्यूस होगा, उसको हम E से डिनोट कर सकते हैं। मेंशन किया है, मूविंग द मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल देयर इज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द EMF E इज इंड्यूस्ड। दूसरे पॉइंट में फिर अगर आप इसको वापस लेके जाना चाहते हो, ठीक है, आप अब क्या कर रहे हो, यहां तक मैक्सिमम ले आए थे, अब आप इसको वापस लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में। जब तक ये यहां पर मौजूद था, सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर रही है, मे बी 10 हो 20 हो। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको अवे मूव करते चले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनकी तादाद कम होती चली जाएगी। तो तादाद बढ़े तो भी चेंज है, तादाद कम हो तो भी चेंज है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो है वो एक तब्दीली आपको नजर आएगी। सही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की तादाद जो है वो या उसकी जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। जब उसकी मिकदार कम होगी तो फिर क्या होगा, दोबारा से इसके अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, और ये जो EMF इंड्यूस होगा ना बच्चों, ये पहले वाले EMF के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैंने मेंशन किया है, मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल एंड देन देयर इज डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब आप इधर मूव कर रहे थे, फर्स्ट करें इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, वापस मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। EMF भी ऑपोजिट होता है और यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, और अगर पहले गैल्वेनोमीटर की पिन इधर डिफ्लेक्ट कर रही थी तो अब वो इधर को डिफ्लेक्ट करेगी। सही है बच्चों, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने क्या किया, इस कॉइल के अंदर से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार को चेंज करके EMF इंड्यूस किया। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है वो कॉइल का एरिया चेंज करें। यहां पर मेंशन नहीं है, वैसे बता देता हूं। देखो बेटा, इस तरह की एक कॉइल ले लो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखो। फर्स्ट करो, ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है। ठीक है, आपने सेंटर में ऐसे कॉइल को पकड़ा हुआ है, उस कॉइल को ना यहां से ऐसे ग्रिप करो, ऐसे खींचोगे बिल्कुल पतली हो जाएगी, उसमें से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद है वो कम हो जाएगी। दोबारा उसको ऐसे प्रेस करो, ठीक है, दोबारा उसको राउंड शेप में लेके आ रहे हो, उसका एरिया बढ़ गया, फिर उसमें से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी, फिर से उसके अंदर जो है वो EMF इंड्यूस होगा। फिर दोबारा पीछे खींचो, तो आप उस कॉइल का एरिया चेंज करो, यूं खींचो उसको, फिर वापस उसको ऐसे सर्कल फॉर्म में ले आओ, फिर इस तरह खींच के उसको लंबा सा कर दो, फिर सर्कल में ले आओ। तो आप क्या कर रहे हो, उस कॉइल का एरिया चेंज कर रहे हो। तो उस कॉइल का एरिया चेंज करने की वजह से भी उसके अंदर जो है वो एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहां पर मेंशन नहीं है, लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आए जी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के ऊपर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपका जो एंगल वाला केस मैंने बताया था, तीसरा केस, कि आपने क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेक्टर एरिया है, इनके दरमियान एंगल को चेंज करना है। जब इनके दरमियान आप एंगल को चेंज करेंगे तो एंगल को चेंज करने से भी इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, इस केस के अंदर आप ऐसा करोगे कि जो एक कॉइल ले लिया आपने, यहां पर मैंने डायग्राम शो की है, ठीक है, उसको यहां से पकड़ना है, अब खींचना नहीं है ना, उसको ऐसे प्रेस करना है, यहां से पकड़ के आपने उसको रोटेट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है,
कॉइल आ गई मेरे पास, और यहाँ पे क्या है जी, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। अब जब ये यूं है तो इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रही हैं, ठीक है। इसका वेक्टर एरिया भी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, दोनों जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। फर्स्ट कर लें, चलो पैरेलल नहीं तो एंटी पैरेलल कर लेते हैं। ऐसे वेक्टर एरिया आ गया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं इसमें से पास करती हुई जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता हूं मैं, ऐसा ऐसा इसको ऐसे चेंज करता हूं, ठीक है, टर्न करता जा रहा हूं, टर्न करता जा रहा हूं। अब देखो एंगल चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और जो वेक्टर एरिया उनके दरमियान एंगल चेंज होता चला जा रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो इसमें से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी मिकदार भी चेंज होगी। जब ऐसे है तो मैक्सिमम है, फिर कम होता जा रहा है, 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 जीरो। अगर आप इस तरफ से सीखना चाहते हैं वो भी आसान है, देखिए। अब वेक्टर एरिया इधर कंसीडर कर लीजिए ऐसे, ठीक है, इधर को, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं इसमें से गुजर रही है, ठीक है। जब वो यूं गुजर रही है ऐसे, ठीक हो गया, तो इस वक्त जो है वो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। अब क्या होगा, मैं इसको ऐसे टर्न करता हूं, टर्न करता जा रहा हूं, टर्न करता जा रहा हूं, तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल चेंज होता रहेगा, और साथ ही साथ इसमें से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी मिकदार भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एक कॉइल को रोटेट करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो वेक्टर एरिया है कॉइल का और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के दरमियान एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होने के सबब उसके अंदर से, कॉइल के अंदर से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होता है। और जब जब कॉइल में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना बच्चों, ईएमएफ आपके पास इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, रोटेट द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंज एंड ईएमएफ विल इंड्यूस, ठीक है। ड्यूरिंग रोटेशन द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल चेंजेस। बता दी मैंने आपको ये पॉइंट, ठीक है। और हमने साथ में एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर साथ ही एक डिफ्लेक्शन शो कर देगा, ठीक है। और साथ में लिखना चाहते हो तो इसका जो फार्मूला है वो भी लिख दीजिए। ये देखिए, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और फाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एंगल थीटा भी चेंज होगा तो भी आपके पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद एक और तरीका आ गया बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। आप सीधी सीधी एक बात ध्यान में रखो भाई, आपने किसी भी तरह कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स लेके आना है जिसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, समझ गए? ओके। अब यहां पर बच्चों इस बार जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारे पास दो कॉइल है, एक ये कॉइल है और दूसरी ये कॉइल है, ठीक है। इन दोनों कॉइल का ना आपस में कोई कनेक्शन नहीं है कि हमने कोई इधर से इधर कनेक्शन दिया हो, दोनों सेपरेट है, ठीक है। और दोनों फेस टू फेस ऐसे पड़ी, यानी दोनों के जो क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं फेस वाले वो एक दूसरे के सामने सामने, और ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा करीब करीब है। इस कॉइल के अंदर हमने एक रियोस्टेट लगा दी। रियोस्टेट बच्चों एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी हेल्प से आप एक सर्किट की रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो। सर्किट की रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करके हम सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला जो करंट है उसकी मिकदार को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में एक बैटरी लगी हुई है, और एक और यहाँ पे कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इसके अलावा कोई बैटरी कोई सेल हमने इसके अंदर अटैच नहीं किया, ये बस गैल्वेनोमीटर ही है। इस कॉइल का नाम पी कॉइल है और इस कॉइल का नाम जो है वो एस कॉइल है। ये प्राइमरी कॉइल और ये है बच्चों हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ओके जी, अब ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल दोनों हमने करीब करीब रख दिए। होना क्या है जी, हम ये करेंगे कि इस प्राइमरी कॉइल में पी, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, आपने ट्रांसफार्मर के अंदर जब आप आएंगे तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट लगेगा, तो इसलिए इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी कहते हैं। मैंने उसी रिस्पेक्ट से इसको पी और एस का नाम दिया, चाहे वो पी बोलो एस बोलो, चाहे वो प्राइमरी बोलो सेकेंडरी बोलो, आपकी अपनी चॉइस है। ये पी कॉइल जो है ना, इसके अंदर जब हम करंट को चेंज करते हैं ना बच्चों, तो जो एस कॉइल है उसके अंदर फ्लक्स में चेंज आता है। अब ये कैसे आता है मैं बताता हूं। जब इसमें करंट नहीं था, स्विच ओपन था, ठीक है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड फिर इसमें से पास भी नहीं करेगी, यानी कि इस कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद नहीं है। गैल्वेनोमीटर की पिन जो है बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब करंट का इफेक्ट है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो जैसे करंट ऑन हुआ ना बच्चों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है फिर यहां से इस कॉइल के अंदर भी गुजरेगी क्योंकि इसके करीब पड़ी हुई है। अब पहले जब करंट ऑफ था इसमें कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा था, जब आपने इसको स्विच ऑन किया तो अब इसमें एकदम फ्लक्स आया, तो फ्लक्स में चेंज आ गया। जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी पिन डिफ्लेक्शन शो करेगी, और एक लम्हे के लिए डिफ्लेक्शन शो करके वापस आ जाएगी जीरो पे। पता है क्यों?
क्योंकि यहां पर ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करना है लगातार, तो फिर फ्लक्स में चेंज भी लगातार लाना पड़ेगा। आपने एक लम्हे के लिए जीरो से मैक्सिमम पर लाया फ्लक्स में चेंज, उसके बाद फिर आपने फ्लक्स एक जैसा कर दिया, मतलब आप एक जैसा फ्लक्स गुजरी जा रहे गुजरी जा रहे गुजरी जा रहे, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए यहां पर ईएमएफ इंड्यूस अभी दोबारा नहीं होगा। सिर्फ एक लम्हे के लिए पिन ने रिफ्लेक्शन शो की, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, वापस फिर जीरो पर आ गया। अब इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स पास करता हुआ जा रहा है, मगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि ईएमएफ के लिए हमें चेंज इन फ्लक्स चाहिए, ना कि मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए। फिर क्या करेंगे, अब हम दोबारा से स्विच को ऑफ कर देंगे। जब स्विच को ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पर आ जाएगी। इसका मतलब पहले इसमें से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही थी, अब वो भी गुजरना बंद हो गई, मैक्सिमम से जीरो पर आ गया। अगेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, तो दोबारा से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन अब की बार जो गैल्वेनोमीटर की पिन है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्लोज सर्किट है, ठीक है। ओके, तो एक लम्हे के लिए पिन डिफ्लेक्शन करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर दोबारा जीरो पे आ जाएगी। क्यों? अगेन जो है वो हमारे पास अब फ्लक्स जो है वो खत्म हो गया उसके अंदर, ठीक है, यानी चेंज फ्लक्स में नहीं आ रहा। तो अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें से ईएमएफ लेना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, ये जो रियोस्टेट है ना, यहां से आप इसकी रेजिस्टेंस को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते रहो। फर्स्ट करो, पहले आपने इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई रखी हुई थी। अब क्या करो, जब आपने रेजिस्टेंस हाई रखी है तो करंट बहुत थोड़ा होगा, थोड़े करंट की थोड़ी फील्ड बनी होगी और वो थोड़ी फील्ड इसमें से पास करेगी, ठीक है। अब क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। करंट क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। करंट बढ़ेगा तो करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इसी में से भी गुजरनी है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम की वैसे वैसे करंट बढ़ा, जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी पास करनी है। तो इस तरह से लगातार इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो लगातार इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। समझ गए? तो बच्चों, इस तरह से आप क्या करते हो, आप सिंपली एक जो करीब नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर करंट में चेंज लेके आते हो, तो जो साथ वाली जो कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दो कॉइल के बाहमी तामुन से ये जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हुआ है, और ये वाला जो प्रोसेस है वो आप ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं कैसे हमने इसको लिखना है पेपर में। टेक टू कॉइल्स पी एंड एस फेस टू फेस एंड क्लोज टू ईच अदर। दो फेस टू फेस कॉइल ले लो जिसके दोनों फेसेस करीब करीब हैं, और उसके बाद कहते हैं पी कॉइल भी कह सकते हो, प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। P coil is connected in series with the battery through a switch S. बैटरी के साथ लगाया, एक स्विच S लगाया, साथ में एक रियोस्टेट लगाया। S coil is connected only with the galvanometer. इसमें कोई बैटरी सेटरी नहीं, सिर्फ galvanometer है। Change a current in the P coil will induce the current in the S coil. प्राइमरी कॉइल में चेंज करो करंट को, सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें करंट चेंज होगा तो करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इससे भी गुजरनी है। अगर इससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी तो वहां पर ईएमएफ को इंड्यूस कर देगी, क्योंकि वहां पर चेंजिंग फ्लक्स आ जाएगा। एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो चेंजिंग फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं जी, वी कैन चेंज द करंट इन पी कॉइल बाय स्विचिंग। हम किन किन तरीकों से चेंज कर सकते हैं? मैंने तीनों तरीकों बताए, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, या फिर रियोस्टेट को यूज करो, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो आप इसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हो। चेंज इन करंट इन द पी कॉइल काज अ चेंज इन फ्लक्स इन द एस कॉइल। इस कॉइल में करंट का चेंज इस कॉइल में फ्लक्स के चेंज का बायस बनता है, और जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इज जीरो एट कांस्टेंट फ्लक्स। अगर आपने इस कॉइल में करंट चेंज करना छोड़ दिया, एक जैसा करंट रखा, तो फ्लक्स भी एक जैसा होगा, फिर एक जैसा फ्लक्स इसमें से पास करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ को फ्लक्स नहीं चाहिए, चेंज इन फ्लक्स चाहिए। समझ गए? ओके। उसके बाद फिर है जी नेक्स्ट पॉइंट, इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, बट इंड्यूस करंट डिपेंड्स। अब एक इंड्यूस करंट होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ होता है, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, ये बेटा डिपेंड नहीं करता ना रेजिस्टेंस पे ना रेजिस्टिविटी पे, हाँ, लेकिन करंट जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक हो गया। करंट जो है वो इफेक्ट होता है इन दोनों वैल्यू से, रेजिस्टेंस से और रेजिस्टिविटी से। हाई रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टिविटी होगी तो करंट कम हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लेक्चर का। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा।
कौन कौन से फैक्टर हैं जी जो ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 फैक्टर है ईएमएफ डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में जो बेसिक कंसेप्ट थे वहां पे सिखाया था कि अगर एक कंडक्टर लाइक ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती हुई जा रही है ना, तो ये यूं समझो कि ये रॉड नहीं, रॉड के अंदर पड़े हुए चार्जेस भी तो साथ साथ मूव कर रहे हैं ना। तो मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। वो फोर्स क्या करेगी? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर देती है। इस तरह से चार्ज एक एंड के ऊपर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, दूसरे एंड पे चार्ज की डेफिशिएंसी आ जाती है। एक एंड हाई पोटेंशियल बन जाता है, दूसरा एंड लो पोटेंशियल बन जाता है। इस तरह से इस कंडक्टर के दोनों अतराफ में एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जैसा एक बैटरी या सेल के दो टर्मिनल के दरमियान एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल होता है। तो वो भी ईएमएफ है, उसी तरह ये भी हमारा ईएमएफ है। ये पहले नहीं था, पहले ये बिल्कुल इक्वल था, दोनों एंड बराबर पोटेंशियल पर थे। अब एक हाई पोटेंशियल पर चला गया, एक लो पोटेंशियल पर चला गया, तो ये हमने इंड्यूस कराया है इसके अंदर। अब ये जितने तेजी से आप कंडक्टर को मूव कराओगे, उतनी ज्यादा चार्जेस के पास वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा उनके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा और उतने ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए याद रखो, हाई वेलोसिटी करोगे मूविंग कंडक्टर की इन द मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। नंबर 2, EMF डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज है कि कंडक्टर की जो लेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी ये EMF जो है वो डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा उसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, उतना ज्यादा उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। जितनी कम लेंथ होगी, उतना कम EMF इंड्यूस होगा उसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, EMF इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज्यादा आप चेंज इन फ्लक्स लेके आओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही ज्यादा उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। जितना कम रेट ऑफ फ्लक्स होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उतना कम उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, EMF इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई कंडक्टर मूव करा रहे हो, ठीक है, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से आप गुजार रहे हो, ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जी इंड्यूस EMF को। हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो हाई इंड्यूस EMF होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, EMF इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। आप कॉइल का एरिया जितना ज्यादा करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें चेंज इन फ्लक्स आएगा, उतना ज्यादा उसके अंदर EMF इंड्यूस हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं जी वैल्यू ऑफ EMF को। तो आपने इनको अच्छे से याद रखना है, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपने पॉइंट्स की सूरत में इसको डिटेल के साथ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए।